हेलो दोस्तों, एक बार फिर से एग्जाम स्पॉट में हम सीजीपीएससी के लिए भारत के भूगोल की क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने जलवायु के बारे में डिटेल में पढ़ा है। अब उसी से एक बहुत ही संबंधित विषय टॉपिक जो पढ़ता है वो है वनस्पति के बारे में, यानी कि हम नेचुरल वेजिटेशन के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। यदि हम समझते हैं नेचुरल वेजिटेशन होती क्या है, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है, सिंपल शब्दों में हम समझें तो क्या होता है, किसी भी वन या सिंपल अपन पहले पेड़ के बारे में समझते हैं तो पेड़ मुख्यतः दो इसमें प्रभावित फैक्टर्स रहते हैं, दो मेजर फैक्टर्स रहते हैं, जिसमें सबसे पहला जो रहता है वो आता है जलवायु। यदि हम जलवायु की बात करें तो इसमें भी मुख्यतः दो फैक्टर्स रहते हैं। सबसे पहला जो रहता है वो रहता है तापमान यानी कि टेम्परेचर, और दूसरा जो फैक्टर रहता है वो रहता है वर्षा, यानी कि एवरेज रेनफॉल कितनी होती है किसी भी इलाके में। इसके अलावा एक मुख्य जो फैक्टर और जो ऐड होता है वो होता है सॉइल का, यानी कि मिट्टी का। अभी तक हम लोगों ने सारे के सारे फैक्टर्स जलवायु के बारे में पढ़ा है, और यदि हम देखेंगे जलवायु जो है सबसे ज्यादा मुख्य इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी नेचुरल वेजिटेशन या प्राकृतिक वनस्थिति के डेवलपमेंट में, के विकास में। तो नेचुरल वेजिटेशन होता क्या है, जब भी ह्यूमन का यानी कि मानव का इंटरफेरेंस, दखल अंदाजी किसी भी एरिया में नहीं होता है और प्रकृति अपने हिसाब से पेड़ को वनों में तब्दील होने देती है, तो जिस इलाके में जो वन बनता है बिना मानव के हस्तक्षेप के, बिना मानव के इन्वॉल्वमेंट के, उस एरिया का वो प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। यानी कि एक महत्वपूर्ण कारण क्या है, एक महत्वपूर्ण जो इसमें जो फैक्टर है वो ये है कि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं होगा, पहली चीज। ठीक है, यदि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा मतलब कि सिर्फ और सिर्फ नेचुरल कंडीशंस यानी कि प्राकृतिक स्थिति जैसे भी है, प्राकृतिक कंडीशंस के आधार पर, नेचुरल कंडीशंस पर क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। और ऐसे समय में बहुत ही लंबे वर्षों यानी कि लंबी अवधि, लॉन्ग ईयर्स तक यदि हम पेड़ पौधों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो जो वनस्पति बन के आती है उस क्षेत्र में उसे कहा जाता है नेचुरल वेजिटेशन। ये बात आपको समझ में आई? तो नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, अब ये बात बहुत ज्यादा समझ में आ जानी चाहिए। अब एक बात इसके विपरीत आप ये भी समझिए, आज की स्थिति में हम क्या है, मानव हर जगह पेड़ को काट रहे हैं और हम अपने हिसाब से पेड़ उगा दे रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम छत्तीसगढ़ में बात करें तो छत्तीसगढ़ में बहुत तरफ एक बहुत कॉमन है, इनफैक्ट पूरे के पूरे भारत में भी यूकलिप्टस जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन पेड़ है। ये जो यूकलिप्टस है वो कहां से आया है, वो आया था ऑस्ट्रेलिया से, और ये अब मानव ने इसे जबरदस्ती छत्तीसगढ़ और पूरे भारत में उगाया है। तो ये यदि यूकलिप्टस का पेड़ है तो वो नेचुरल वेजिटेशन या प्राकृतिक वनस्पति के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि ये मनुष्यों के द्वारा यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, समझ में आया? अब सबसे पहले यदि हम एक और बात करते हैं महत्वपूर्ण, यदि हम भारत का मैप देखें तो हम कुछ बातें ऑलरेडी कर चुके हैं जिसके आधार पर हम कुछ चीजें समझेंगे आज के इसमें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यदि ये भारत का मैप है कुछ इस प्रकार से, रफ मैं अभी जल्दी से बना देता हूं, तो कुछ समथिंग लाइक दैट, अभी ताकि समय बर्बाद ना हो इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा रफ बना रहा हूं। तो हम लोगों ने देखा है कि जो भारत के कुल मिला के लगभग मध्य से जो है क्या जाता है, कर्क रेखा जाता है, और कर्क रेखा के नीचे वाला जो एरिया होता है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहलाता है, और यदि कर्क रेखा के ऊपर देखें तो कौन सा कहता है, ये सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट क्लाइमेट कहलाता है। पर हम लोगों ने जब भू आकृति पढ़ा था तो एक और बात का हम लोगों ने समझा था कि
भारत के उत्तरी क्षेत्र में क्या है, एक पर्वत जैसी श्रृंखला मौजूद है। इस पर्वत जैसी श्रृंखला को क्या बोला जाता है, हिमालय बोला गया है। और इस हिमालय की वजह से क्या होता है, जो साइबेरिया से ठंडी हवाएं आती है वो भारत की तरफ नहीं आ पाती है। इसी वजह से जो टेम्परेट क्षेत्र है वो भी क्या एक्ट करता है, उसका तापमान भी कंपैरेटिवली सिमिलर अक्षांश, सिमिलर लैटिट्यूड वाले क्षेत्रों से इसका टेम्परेचर भी, तापमान भी क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी कि पूरी की पूरी जो भारत है मुख्यतः यहां पर कौन सा एक्ट करता है, ट्रॉपिकल यानी कि उष्णकटिबंधीय वन की तरह एक्ट करता है। ये आप समझिए। एक्सेप्ट एक जो हम पढ़ेंगे वो है उत्तरी क्षेत्रों में जहां पर पर्वतीय वनस्पति एक्ट करती है। यानी कि इस हिमालय की पर्वत की वजह से होता क्या है, जो ठंडी हवाएं हैं पर्वत से, जो साइबेरिया से आती हैं, वो नीचे नहीं आ पाती। इस वजह से जो भारत के उत्तरी क्षेत्रों में भी जो तापमान सिमिलर अक्षांश, सिमिलर लैटिट्यूड वाले एरिया में जाता है, उसके कंपैरिजन जो भारत का उत्तरी क्षेत्र है वो भी ज्यादा गर्म है। इसी वजह से यहां पर भी मुख्यतः उष्णकटिबंधीय अर्थात ट्रॉपिकल वेजिटेशन ही पाई जाती है। तो यही बेसिक चीज है जो हमने पढ़ा। क्योंकि हमने बहुत ही कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है, इसी वजह से अभी तक आप देखोगे हमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो हम देखते हैं जो 5-6 मुख्य प्रकार की वेजिटेशन है, वनस्पति है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जिसमें में से इन 5 में से जो 3 प्रकार है वो कौन सी रहेगी, वो ट्रॉपिकल अर्थात उष्णकटिबंधीय ही रहेगी। तो आप देख लो, उष्णकटिबंधीय पहला प्रकार, दूसरा प्रकार भी उष्णकटिबंधीय है और तीसरा प्रकार भी उष्णकटिबंधीय है। इसी में छोटे छोटे वेरिएशन आते हैं, छोटे छोटे अंतर आते हैं। इसी आधार पर एक सदाबहार रहेगा, दूसरा जिसमें पतझड़ होगी जिसे बोलते हैं पर्णपाती या डेसिडुअस कहा जाता है। तीसरे जो आएगी जहां पर बहुत ही कम वर्षा होती है, जो रेगिस्तानी इलाकों में आती है, उसे थॉर्नी बोला जाता है या कांटेदार वन बोला जाता है। ठीक है, और 2 और प्रकार के होते हैं। एक जो मुख्यतः जो पर्वतीय इलाकों में होता है जिसे कि हम पर्वतीय वन कहते हैं, पहला ये। और तीसरा, इसके अलावा जो तीसरा मेजर क्लासिफिकेशन है वो जो आता है वो कौन से इलाकों में आता है, वो जल वाले इलाकों में आता है। अधिकांश ये जो तटीय क्षेत्रों में आता है जिसे हम कहते हैं वेटलैंड वाला एरिया में, जो अधिकांश समय जल के अंदर डूबा रहता है। तो ये जो है मुख्यतः 5 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति जो है भारत में पाई जाती है। ठीक है, अब इसी के आधार पर यदि हम समझते हैं तो सब मैप के आधार पर भी समझेंगे, लेकिन सबसे पहले यदि हम बात करेंगे तो ट्रॉपिकल की ही बात करेंगे। उष्णकटिबंधी जो हमेशा हरा भरा रहता है, यानी कि एवरग्रीन रहता है, या इसे कहा जाता है, हिंदी में इसे कहते हैं सदाबहार वन। सदाबहार क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे कि हमारे इलाके में फॉर एग्जाम्पल यदि आप देखोगे पीपल का जो पेड़ रहता है, जब पीपल का पेड़ में पतझड़ आती है तो पतझड़ के समय क्या होता है, पूरा का पूरा जो पीपल का पेड़ की पत्तियां रहती हैं गिर जाती हैं, और यहां पर बस जो है पूरा का पूरा ऐसा बंजर इलाके की तरह ये पेड़ बचा रहता है। इसे कहा जाता है डेसिडुअस पेड़। यानी कि पर्णपाती पेड़ में क्या होता है, एक समय में, एक पतझड़ के मौसम में सारी की सारी पत्तियां झड़ जाती हैं। इसके विपरीत सदाबहार पेड़ ऐसे होते हैं, एवरग्रीन यानी कि ऐसे होते हैं जिसमें एक समय में, एक मौसम में, एक ऋतु में सारे के सारे पत्तियां एक साथ नहीं झड़ती हैं। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि सदाबहार में पत्तियां नहीं झड़ती हैं, सारे के सारे पेड़ों में पत्तियां झड़ती हैं। वन में भी ऐसा ही होता है, पत्तियां झड़ती हैं, बट सारे के सारे वन में सारे के सारे पेड़ के एक साथ पत्तियां नहीं झड़ती हैं। ये आपको समझना है, इसीलिए इसे कहा जाता है सदाबहार पेड़। अब देखो, यदि पेड़ों का सदाबहार होना है यानी कि इसे हरा भरा होना है, तो हरा क्या होगा, यानी कि इसका जो खाना आ रहा है, जो फूड आ रहा है वो अच्छे से बन रहा है। फूड कैसे बनता है पेड़ का, ड्यू टू अ प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस कब होता है, फोटोसिंथेसिस तब होता है जब बहुत ही अच्छी मात्रा में तापमान हो
और यानी कि टेम्परेचर अच्छा खासा हो और पानी की कमी ना हो, अर्थात वर्षा भी बहुत अच्छी खासी हो। तो इसी वजह से आप देखोगे यदि तापमान यदि 22 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो और वर्षा जो है वो भी बहुत ज्यादा 200 सेंटीमीटर से ज्यादा हो, तो क्या होता है, जो पेड़ पौधे रहते हैं साल भर अपना खाना बना सकते हैं। इसी वजह से ये क्या होगा, सदाबहार रहेगा और कभी भी इन्हें पत्ती झड़ के पत्ती को गिराकर अपनी एनर्जी कंजर्वेशन करने की जरूरत नहीं है। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसी वजह से आप जो देखोगे इन इलाकों में जहां पर बारिश अच्छी खासी होती है और जहां पर तापमान अच्छा है, तो यहां पर पेड़ को पत्तियां एक मौसम में गिराने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे इलाके हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है कि कौन से क्षेत्रों में रहेगा, ये कौन कौन से क्षेत्रों में रहेगा जहां पर बारिश बहुत अच्छी होगी। तो यदि हम बारिश के अच्छे इलाकों में अब बहुत बार पढ़ चुके हैं, सबसे पहला जो आएगा वो आएगा पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न घाट। यहां पर बारिश अच्छी होती है, तापमान अच्छा होता है। इसके अलावा लक्षद्वीप में आएगा और अंडमान एंड निकोबार जो द्वीप समूह है वहां पर भी आएगा। इसके अलावा हमने ऑलरेडी पढ़ा है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स यानी कि उत्तर पूर्वी राज्यों में भी क्या होगा, बहुत ही अच्छी खासी बारिश होती है। इसी वजह से यहां पर भी ये वन पाए जाते हैं। यदि इसके विपरीत ऐसे भी वन हैं जो सेमी ग्रीन होते हैं। सेमी ग्रीन की यदि हम बात करें तो अर्ध सदाबहार होते हैं। अब अर्ध सदाबहार जो वन है वो मुख्यतः यदि आप देखोगे तो वो मुख्यतः हिमालय के आसपास, हिमालय के दक्षिणी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयास में भी कौन सा हिमालय, शिवालिक की पहाड़ी यानी कि दक्षिणी ढाल में पाए जाते हैं शिवालिक की। यहां पर क्या होता है, बारिश जो होती है 200 सेंटीमीटर से थोड़ी सी कम होती है। तापमान जो होता है 18 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है गर्मी के सीजन में। वहीं जो बारिश होती है 200 सेंटीमीटर से थोड़ी सी कम होती है, 180 से 220 सेंटीमीटर के बीच में ऑर्डिनरली यहां पर बारिश होती है। इन इलाकों में यदि आप देखोगे तो यहां पर क्या होता है, कुछ मिक्स होता है, यानी कि कुछ जो होता है एवरग्रीन होता है, कुछ जो वन होता है इसमें वो सदाबहार होता है, वहीं पर कुछ जो वन होता है वो अर्ध सदाबहार होता है। यानी कि ये दोनों के मिश्रण से ये अर्ध सदाबहार वन बनता है। बात समझ में आ गई। इसमें यदि मुख्यतः हम देखेंगे तो ये हिमालय में पाया जाता है, दक्षिणी स्लोप्स, दक्षिणी ढाल ऑफ शिवालिक के पर्वत में पाया जाता है। इसमें यदि हम कौन कौन सी जो वन की जो स्पीसीज है, पेड़ की कौन कौन सी स्पीसीज पाई जाती हैं, तो हम देखेंगे तो सबसे पहले आता है देवदार, इसके बाद आता है हॉलॉक, और ये दो मुख्यतः जो है स्पीसीज पाई जाती है। देवदार जो है ये पश्चिमी हिमालय में ज्यादा पाई जाती है और होलॉक जो है वो पश्चिमी और पूर्वी दोनों में पाई जाती है। बात समझ में आई। इसके अलावा यदि हम देखेंगे तो आज की डेट में ये जो नेचुरल वन है, प्राकृतिक वन है, इन्हें क्या कर दिया है, मानव ने बहुत हद तक चेंज कर दिया है, परिवर्तित कर दिया है। जैसे कि इन क्षेत्रों में यदि हम यहां पर बात करें तो ये कौन सा क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में क्या है, आज की डेट में बहुत ही फेमस एक चीज उगाई जाती है, वो क्या है, टी, यानी कि चाय के बागान, टी प्लांटेशन उगाई जाती है। ये प्लांटेशन के लिए कहां से जगह आई, तो ये जो जितने भी वन थे जो सेमी एवरग्रीन थे, देवदार, हॉलॉक, इस तरीके के पेड़ पाए गए थे, उन्हें काटकर यहां पर अब चाय का बागान उगाया गया है। तो ये मानव के कारण परिवर्तन आए हैं, ये जो है प्राकृतिक वनस्पति में नहीं आते हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यदि हम सदाबहार की जो स्पीसीज देखें उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे मिलते हैं, जैसे कि एक बहुत ही कॉमन होता है रबड़, रबड़ के बाद आता है इबोनी, इसके बाद आता है एनी। ये सारे के सारे स्पीसीज के नाम जो मैं पिक किया हूं 11th क्लास की एनसीईआरटी से लिया हूं, इसीलिए ये सारी आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा कुछ और यदि आप देखोगे, माहोगनी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्पीसीज है जो पाई जाती है, ठीक है। अब ये दो कैटेगरी जो उष्णकटिबंधीय में एवरग्रीन यानी कि सदाबहार
और अर्ध सदाबहार थी ये खत्म हो जाती है। इसके अलावा यदि हम उष्णकटिबंधीय में बात करेंगे तो एक और महत्वपूर्ण कैटेगरी आएगी, वो पर्णपाती, जैसे कि हम एग्जाम्पल दिए हैं पीपल के पेड़ का। तो पीपल का पेड़ क्या होता है, पतझड़ में सारी पत्तियां झड़ जाती हैं। इस प्रकार के जितने भी पेड़ होते हैं इसे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती कैटेगरी में माना जाता है। यहां पर जो होगा बारिश क्या होगी, बारिश कम होगी। तो इसमें यदि हम देखेंगे मुख्यतः इसके दो भाग बनते हैं। सबसे पहला रहता है जो मॉइस्ट रहता है, मॉइस्ट यानी कि जहां वर्षा जो होती है ज्यादा होती है, और दूसरा जो होता है ड्राई। यदि हम मॉइस्ट की बात करें तो इसमें जो आमतौर पर वर्षा होती है 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। वहीं पर ड्राई यानी कि शुष्क उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में बारिश जो होती है कम होती है, 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। अब ये जो है ये भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में यही वन पाए जाते हैं। यदि इसको अपन देखते हैं तो ये जो था अभी हम लोगों ने पढ़ा ट्रॉपिकल वाला, जिसमें एवरग्रीन फॉरेस्ट हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया, ये पहला कैटेगरी हम लोगों ने खत्म कर लिया। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो जितने भी रिमेनिंग जो भारत का मुख्य पोर्शन है वो जो है वो कौन सा है, डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाया गया है। यानी कि यदि आप देखोगे मुख्यतः पूरा का पूरा जो मध्य भारत है, हिमालय के निचले एरिया में, निचले क्षेत्रों में जितने भी नेचुरल तरीके से वन पाए जाते हैं, प्राकृतिक वन, वो कौन से हैं, वो सारे के सारे डेसिडुअस फॉरेस्ट ही हैं। ये आप देखो भारत में सबसे बड़ा इलाका इसी डेसिडुअस फॉरेस्ट का है। एक तरफ आएगा ड्राई और एक तरफ आएगा मॉइस्ट। ठीक है, तो यदि हम इसके बारे में और बात करते हैं तो यदि हम मॉइस्ट के बारे में बात करें यानी कि नम्न पर्णपाती वन, यानी कि यहां पर बारिश जो होगी 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होगी, और इसका जो आमतौर पर जो तापमान रहेगा, हमारे इलाके की बात हो रही है तो जितना भी टेम्परेचर हमारे इलाके में होता है वो तापमान आप लिख दो। यानी कि औसत तौर पर ठंडी में तापमान कितना होता है, 15 से 20 से 25 डिग्री लिख लो औसत तौर पर तापमान। वहीं पर यदि हम ठंडी के तौर पर तापमान देखें तो 15 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान होता है। इसी कुछ इस तरीके से आप तापमान लिख सकते हो। यानी कि हमारे इलाके में जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, पर्णपाती वन की कैटेगरी में आएंगे। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं तो वो सारे के सारे नाम प्रजाति लिख लो। जैसे कि एक फॉर एग्जांपल होता है सागवान, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टीक। इसके बाद शीशम भी यहां पाया जाता है। हमारे इलाके में महुआ पाया जाता है जिससे देसी दारू बनता है। हमारे इलाके में अर्जुन का पेड़ पाया जाता है जिसमें सिल्क यानी कि रेशम उगाया जाता है। इसके अलावा जितने भी पेड़ हैं आंवला, सेमुल, कुसुम जो हमारे क्षेत्रों में पाया जाता है वो कौन से हो गए, सारे के सारे एग्जाम्पल हो गए पर्णपाती वन के। हमें तापमान, तो यदि देखो अब हमारे पास एक फॉर्मेट होना चाहिए। फॉर्मेट मतलब कि यदि एग्जाम में हमें कुछ पढ़ना है, रिवाइज करना है और मेंस के समय लिखना है तो क्या होता है, एक फॉर्मेट होगा ताकि हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े। तो सबसे पहले वो फॉर्मेट में हमें क्या क्या देखना है, रीजन, कौन कौन से क्षेत्र में ये फैला हुआ है, इसके अलावा इनकी कंडीशंस क्या क्या हैं। कंडीशंस में सबसे पहला आता है एवरेज टेम्परेचर यानी कि तापमान आपको याद करना है। दूसरे नंबर पे जो आपको याद करना है वो यहां पर रेनफॉल या वर्षा कितनी होती है। इसके अलावा यदि आप बात करोगे तो इसमें कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं, और इसके अलावा यदि कुछ स्पेशल चीज है, स्पेशल कंडीशन या कुछ ऐसा है तो वो याद करना है। यानी कि हर प्रकार के प्राकृतिक वन के लिए हमें ये 4 कैटेगरी ही बस हमें याद रखना है। इतना याद करने से हमारा मेंस का कंप्लीट हो जाएगा। प्रीलिम्स में यदि कोई आंसर इससे पूछा जाएगा क्वेश्चन, उसका भी हम आंसर अच्छे से कर लेंगे। तो ये हो जाता है। इसके अलावा अगला जो हम बात करेंगे, पर्णपाती में ही जो सूखे इलाके में पाया जाता है शुष्क, जिसका हमने क्या देखा, बारिश जो होती है 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। अब फॉर एग्जांपल यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो जब हम छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ेंगे तो हम देखेंगे सबसे जो कम वर्षा होती है वो कौन सा होती है, वो मैकाल एरिया के पूर्व में होती है जो मुख्यतः कवर्धा जिला में पड़ता है।
तो यदि कोई कवर्धा जिला में है और कवर्धा जिले के आसपास जो मुख्यतः पेड़ पौधे पाए जाते हैं ना, वो ड्राई डेसिडुअस शुष्क पर्णपाली के तहत आ जाते हैं, जिसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए? तेंदुपत्ता, पलास, उसके बाद बेल, खैर। यहां पर क्या होता है, जो पानी की रिक्वायरमेंट रहती है कम होती है। अब कोई बोलेगा, ऐसा मत बोल देना कि सर मेरा घर तो जहां बारिश ज्यादा होती है वहां होती है और मेरे घर के पास भी पलास पाए जाते हैं। ठीक है यार, पाए जाएंगे, लेकिन वो मुख्यतः पलास के वहां पर वन नहीं पाए जाएंगे। 2, 4, 8, 10 पेड़ होना अलग बात होती है, लेकिन पलास का वन होना अलग बात होती है। तो जितने भी, फॉर एग्जाम्पल बेर मिल जाएगा आपको, यहां पर आपको खेजरी के वन मिल जाएंगे, और जितने भी पेड़ ऐसे हैं ये सारे के सारे पेड़ आपको याद रखना है। ठीक है, ये डायरेक्ट कई बार अभी तक एग्जाम में सीजीपीएससी में पूछा नहीं गया है, पर मैं आपको बता सकता हूं यदि सीजीपीएससी थोड़ा सा डेप्थ में और गया इन श्रेणियों में तो ये कैटेगरी आपसे पूछा जा सकता है। खैर, उसके बाद पलास, आंवला का पेड़, तो ये आपको सारे के सारे याद रखना है। ठीक है, अब इसी में यदि हम देखें तो जो तापमान रहेगा वो तापमान क्या रहेगा, थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। तापमान ज्यादा क्यों रहेगा? क्योंकि यहां पर जो वर्षा होती है वो कम होती है। तो ये सारी कंडीशंस आपको याद रखनी पड़ेंगी। बात आई समझ में? इसके अलावा यदि हम अगली कैटेगरी में बात करेंगे जो आएगा उष्णकटिबंधीय थॉर्न यानी कि कांटेदार वन। अब कांटेदार वन यानी कि हमें नाम से ही समझ में आ रहा है ये कौन से इलाके में आएगा, ये फिर 2 क्षेत्रों में आएगा। सबसे पहला जो आएगा वो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, याद कीजिए, जलवायु के आधार पर हमें इसे एरिड और सेमी एरिड में क्लासिफाई किया था। तो इन दोनों इलाकों में कौन सा है, कांटेदार वन पाए जाते हैं। तो कांटेदार वन यानी कि क्या हुआ, जो पत्तियां हैं, पत्तियां क्या बदल जाएंगी, कांटों में बदल जाएंगी, थॉर्न्स में बदल जाएंगी। लीव्स विल गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू थॉर्न्स। क्यों बदल जाएंगी? ताकि जो पत्तियों से इवापो ट्रांसपिरेशन या जो ट्रांसपिरेशन होता है, जो पत्तियों से भाप निकलती है जिससे नुकसान होता है पेड़ को, वो ना हो सके और पानी की बचत कर सके पेड़। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो इनकी जो स्टेम होती है यानी कि जो मेन तने होती है वो क्या होती है, अच्छी खासी थिक होती है, चौड़ी होती है। जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, वो ज्यादा डीप जाती हैं, ज्यादा अंदर तक जाती हैं, जिससे ये पानी नीचे जो सतह के नीचे से जाकर ये जो पानी है अब्सॉर्ब कर सके। ये सारी मुख्यतः बात है। अब यदि इनकी हम फिर से बात करेंगे, टेम्परेचर यानी तापमान की बात करें तो तापमान फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। यानी कि यदि हम समर में बात करें, गर्मी में बात करें तो तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वहीं यदि हम विंटर में बात करें यानी कि इस समय क्या होगा, विंटर में तापमान फिर कम हो जाता है। जो रात्रि के समय 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है और दिन के समय 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लेकिन एक चीज जो बहुत है वो है वर्षा बहुत ज्यादा कम होती है। आमतौर पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम इस इलाके में होगी। और यदि हम इस इलाके की प्रजातियों के बारे में बात करें तो एक जो आएगा बबूल आएगा, बेर आएगा, खजूर, खैर, नीम, खेजड़ी, पलास, ये सारे के सारे कम पानी में, कम वर्षा में भी उग जाते हैं। एक और ज्यादा कॉमन आएगा, कैक्टस आएगा। देखोगे आप बेर का जो पेड़ होता है तुरंत उग जाता है कहीं पे भी, पलास का पेड़ जो होता है वो उग जाता है, खैजड़ी, ये सारे के सारे पेड़ जो हैं कम वर्षा में भी उग जाते हैं, ज्यादा धूप में भी उग जाते हैं, क्योंकि इनको जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है बहुत ही कम जरूरत होती है। ठीक है, तो ये जो थे 4 प्रकार के जो हमने ट्रॉपिकल यानी कि उष्णकटिबंधीय थे, जिसमें सबसे पहले हमने सदाबहार पढ़ा, दूसरे नंबर पर हमने पर्णपाती यानी कि डेसिडुअस पढ़ा, तीसरे नंबर पर हमने अर्ध सदाबहार भी पढ़ा और उसके बाद थॉर्नी फॉरेस्ट यानी कि कांटेदार वन को पढ़ लिया। इसके अलावा 2 और वन को हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला जो आता है वो आएगा पर्वतीय वन। पर्वतीय वन देखो यहां पर क्या होता है, हमने पढ़ा था कि हम पर्वत में हर 1 किलोमीटर जब ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, 6 डिग्री सेल्सियस से जो तापमान होता है वो घट जाता है। इसी वजह से यदि आप पर्वत में देखोगे
तो पर्वत में हर प्रकार के जो है हर प्रकार के जो वन है वो आपको पूरे के पूरे मिलते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई में ऊपर जाते जाओगे तो वहां पर वनों के जो कैटेगरी हम ऐसे पढ़ रहे हैं वो आपको ऊंचाई में बदलते दिखाई देंगे। यदि हम इसको देखेंगे तो पर्वतीय क्षेत्रों में एक बार फिर से यदि हम वन के बारे में बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों में फिर से दो प्रकार के मुख्यतः आ जाएंगे। तो यदि दो प्रकार में यदि हम पढ़ेंगे तो देखिए, ये मैप मैं आपको बार बार इसलिए बनाता हूं ताकि आपको भी ध्यान रहे, मैप आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, आप भी प्रैक्टिस करिए। मेंस में आप जितने बार मैप बनाएंगे, जितना अच्छे से बनाएंगे, उतना ज्यादा आपको मार्क्स मिलेगा। इसमें कोई भी कटौती मत करिएगा कि हमें मैप नहीं बनाना है। ठीक है, अब यदि हम इस बारे में बात करें तो दो मुख्यतः जो पर्वत शैली है पाई जाएंगी। एक जो पाई जाएंगी वो पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला जो है वो हिमालय की पर्वत श्रृंखला है। कहां पर पाई जाएंगी? वो उत्तरी क्षेत्रों में पाई जाएंगी। ये पहली श्रृंखला है जहां पर पर्वतीय पाए जाएंगे, पर्वतीय वन। दूसरी श्रृंखला जो है वो मुख्यतः दो जगह पाई जाती हैं। एक जो है वो सेंट्रल इंडिया यानी कि मध्य भारत में, जहां पर है विंध्यन माउंटेन, यहां पर पाई जाएगी, और दक्षिण भारत में यहां पर नीलगिरी है और नीलगिरी के आसपास की पहाड़ी में भी पाए जाते हैं। तो ये वाली श्रेणी हिमालय की श्रेणी उत्तरी है और बाकी सारी जितनी भी पर्वत श्रेणी अपन पढ़ेंगे वो है दक्षिणी श्रेणी। ठीक है, दोनों में हम अलग अलग पढ़ेंगे और इसके आधार पर हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालय की जो वन है, हिमालय के पर्वतीय वन। तो कौन से क्षेत्रों में पाए जाएंगे? ये पाए जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर में, पाए जाएंगे हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में और अरुणाचल प्रदेश में और सिक्किम में। मुख्यतः 5 राज्यों में पाए गए हैं। ठीक है, यदि हम देखें सबसे पहले, अब जैसे जैसे इसकी ऊंचाई बढ़ेगी तो यहां पर हर 1 किलोमीटर में आप देखोगे ऊंचाई बढ़ने में जो वन के प्रकार हैं वो बदलते जा रहे हैं। यही आपको डायग्राम याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले यदि आप देखोगे बिल्कुल पर्वत के बेस पे, फुट हिल पे कौन सा है? वेट टेम्परेट फॉरेस्ट। इसके ऊपर यदि आप जाओगे यानी कि 2000 मीटर तक की ऊंचाई पर वेट टेम्परेट फॉरेस्ट है। इससे थोड़ा सा ऊपर यदि आप जाओगे तो यहां पर आपको थोड़ी सी वर्षा कम मिलती है, यहां से टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेगा। उससे ज्यादा और ऊपर जाओगे आप तो यहां पर टेम्परेट फॉरेस्ट के साथ घास फूस यानी कि ग्रास लैंड, मैदानी क्षेत्र भी आ गए। इसके और ऊपर जाओगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रासलैंड मिलेगी, और इससे और ऊपर जाओगे तो यहां पर सिर्फ आपको फंगल एलिमेंट मिलेंगे, कुछ कुछ फंगस मिलेंगे। जिसके और ऊपर यदि आप जाओगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ बर्फ की चोटियां मिलेंगी। तो यानी कि आप देखो 2000 मीटर तक कौन सा है? सबसे पहले जो है वो है वेट टेम्परेट फॉरेस्ट। इसके बाद जब वेट से कम होता है तो वो टेम्परेट फॉरेस्ट बनता है। इसके अलावा यदि आप जाओगे तो यहां पर टेम्परेट प्लस ग्रासलैंड बनता है। ग्रासलैंड के बाद सिर्फ ग्रासलैंड आ जाएगा और उसके ऊपर फंगल एलिमेंट मॉसेस एंड लिचन्स आ जाते हैं, और सबसे ऊपर यदि हम जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमें बर्फ मिलेगी। ये इस तरीके से हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो जितने भी प्रकार के जो वन हैं हमें पर्वत जो है पर्वतों में वन का बदलाव देखने को मिलता है। अब देखिए, इसी तौर पर मैं एक आपको फिनोमिना समझाना चाहूंगा जो अल्पाइन ग्रासलैंड्स में पाया जाता है। इस फिनोमिना को कहा जाता है, इंग्लिश हिंदी दोनों में यही कहा जाता है, ट्रांसह्यूमेंस। तो बेसिकली क्या होता है, आपने कुछ जातियों का नाम सुना होगा, जैसे कि बकरवाल्स, जैसे कि गुज्जूस। ये जो बेसिकली बकरवाल्स इस तरीके के लोग रहते हैं, ये क्या करते हैं, ये गर्मी जैसे ही आती है ना, तो गर्मी आने के समय ये क्या करते हैं, ये पर्वत के ऊपर चले जाते हैं। और पर्वत के ऊपर क्या होता है, बहुत ही अच्छी घासें होती हैं, अल्पाइन ग्रासलैंड होती है। मैदानी इलाकों में अच्छी खासी घास होती है। इस घास में क्या होता है, ये अपनी जो शीप्स रहती हैं, गोट्स रहती हैं, इनको यहाँ चराते हैं और इन्हें अच्छी खासी यहाँ पर क्या मिल जाता है, पैस्चर लैंड मिल जाती है।
और जैसे ही ठंड बढ़ती है ये क्या करते हैं, ये वापस ठंड के समय फिर से नीचे आ जाते हैं। दिस इज द फिनोमिना नोन एज ट्रांसह्यूमेंस। बात समझ में आती है? यानी कि गर्मी के मौसम में ये पहाड़ के ऊपर चले जाते हैं अपनी भेड़ बकरियों को लेकर, और वहां पर घासों का सेवन करवाते हैं अपने जानवरों से, और जैसे ही ठंड बढ़ती है, जैसे ही बर्फबारी होने लगती है, तो वो वापस पर्वत से नीचे आ जाते हैं। इस फिनोमिना को कहा जाता है ट्रांसह्यूमेंस। ज्योग्राफी का, भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो आपको मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में बहुत कॉमन है, उत्तराखंड में, जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ज्यादा कॉमन है। बकरवाल्स, गुज्जर्स, गुज्जूस, ये सारे इस तरीके से बहुत कॉमन है। गुज्जर्स और बकरवाल्स सबसे ज्यादा यही काम करते हैं। ट्रेडिशनली, आमतौर पर, पारंपरिक तौर पर ये काम करते आए हैं। बात समझ में आई? अब देखिए, इसमें एक चीज मैं आपको एक और बताना चाहूंगा कि यहां पर क्या होता है। जैसे हम यहां पर एक टेबल के फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं कि 1000 से 2000 में क्या हुआ, ये वेट टेम्परेट रहा। लेकिन जब हम प्रकृति में जाएंगे, नेचर में जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे परिवर्तन आता है, जहां सबसे पहले ऐसी स्पीसीज वेट टेम्परेट की, जैसे कि यहां पर ओक और चेस्टनट जैसे वन मिलते हैं, जो धीरे धीरे परिवर्तित होते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे ऊपर जाते हैं तो ये क्या होता है, सबसे पहले घास में कन्वर्ट होता है, और सबसे ऊपर फंगल एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। धीरे धीरे ग्रेजुअल तौर पर परिवर्तन आता है। अकस्मात ऐसा नहीं होता है कि 2000 मीटर पहुंचे तो अकस्मात से दूसरा आ जाएगा। बात समझ में आई? तो ये आई थिंक आपको अंडरस्टूड होगा। इसके अलावा यदि हम पर्वतीय में बात करें, तो पर्वतीय में और दक्षिण इलाकों में यदि हम देखें तो विंध्यन माउंटेन्स, इसके अलावा नीलगिरी जो मैं आपको बताया, और पश्चिमी घाट में ये माउंटेन्स में भी वन पाए जाते हैं, जिसे पर्वतीय वन बोलते हैं। अब देखो होगा क्या, यदि हम इन सारे इलाकों को देखें तो एक तरफ यदि हम विंध्यन माउंटेन देखें, वेस्टर्न घाट्स देखें, तो ये मैं किसी और से मार्क कर देता हूं, वेस्टर्न घाट्स देखें, नीलगिरी देखें और विंध्यंस देखें, ये तीनों की तीनों जो पहाड़ी हैं वो कर्क रेखा के किसके हैं, कर्क रेखा के नीचे पाए गए हैं। ठीक है, कर्क रेखा के नीचे पाए गए हैं, इसी वजह से ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे पाए गए हैं। तो ये क्या है, मेजरली कौन से एरिया में लाई करते हैं, ट्रॉपिकल एरिया, उष्णकटिबंधीय एरिया में लाई करते हैं। इसी वजह से यहां पर जो वन होते हैं थोड़े से अलग पाए जाते हैं हिमालय के कंपैरिजन में। तो यहां पर यदि हम ज्यादा ऊंचाई में जाएं तो ज्यादा ऊंचाई में हमें टेम्परेट यानी कि समशीतोष्ण माउंटेन पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। और यदि हम इसमें पर्वत में निचली श्रृंखला में रहें, ऊपरी श्रृंखला में कौन सा है, टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और निचली श्रृंखला में जो है हमें सब ट्रॉपिकल माउंटेन, सब ट्रॉपिकल वन जो है पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। और इसी में से जो एक टेम्परेट फॉरेस्ट है जो नीलगिरीज में पाया जाता है, उसे एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है शोलास, बहुत ही पॉपुलर है। तो यानी कि कुल मिला के अंतर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ऊंचाई में, तो जो पर्वत में वनस्पति का जो विस्तार होता है, डेवलपमेंट होता है, वो अलग तरीके से होता है, और ये आपको पता होना चाहिए। ऊपर जाएंगे तो तापमान गिरेगा, इसी वजह से क्या होगा, टेम्परेट लेवल की सिचुएशंस पैदा होगी, और टेम्परेट यानी कि जो ठंडे इलाके में पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो वनस्पति कहां पर होगी, ऊपरी क्षेत्रों में डेवलप होगी, और बेस में यानी कि पर्वत के बॉटम में कौन सी होगी, जो गर्म इलाकों में पाए जाते हैं, जो ट्रॉपिकल एरिया में, उष्णकटिबंधीय एरिया में पाए जाते हैं, ऐसे वन और पेड़ पौधे पाए जाएंगे। बात समझ में आती है? बस इतना ही अंतर है। अगला जो आखिरी कैटेगरी है वो कौन सा है, वो है वेलंचली व अनूप वन। इसको बोलते हैं लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। स्वैम्प मतलब कि होता है दलदली टाइप के इलाके। यहां पर क्या होता है, यहां पर जो पानी रहता है बहुत ज्यादा रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम, अधिकांश समय होता क्या है, ये जल के अंदर डूबा रहता है। जल यहां पर बहुत ही ज्यादा मिट्टी में पाया जाता है। ऐसी कंडीशन में एक अलग प्रकार का वन पाया जाता है, जिसमें एक कैटेगरी बहुत फेमस है, वो होती है, इंग्लिश हिंदी सेम कहलाएगा, मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स में क्या होता है, इसे कहा जाता है हेलाइन फॉरेस्ट।
हेलाइन मतलब कि हेलाइन का मतलब होता है सॉल्ट, यानी कि ये नमकीन वन कहलाते हैं, क्योंकि ये नमक वाले पानी में भी, नमक वाली मिट्टी में भी ये वन रह जाते हैं। ऐसा एक जो उदाहरण है वो आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल में एक बहुत ही फेमस है जिसका नाम है सुंदरबंस। ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव वन है जो बांग्लादेश में और वेस्ट बंगाल में फैला हुआ है। इसके अलावा सारे के सारे तटीय क्षेत्रों में आपको ये लिटरल एंड स्वैम्पी फॉरेस्ट मिल जाएंगे, लेकिन जो मुख्यतः यदि आप देखोगे तो वो यहां पर आएगा। ये कौन सा एरिया है? महानदी का डेल्टा। इसके अलावा ये जो है कृष्णा गोदावरी का डेल्टा और सुंदरबन। ये मुख्यतः 3 ऐसे इलाके हैं जहां पर ऐसे लिटरल एंड स्वैम्पी अनूप वन पाए जाते हैं। बात समझ में आई? इसमें जो मुख्यतः क्या है, अब यदि मुझे इसके बारे में बताना है तो इसका जो सबसे मुख्य है कि इन एरिया में, इन क्षेत्र में क्या होता है, 70% इलाकों में यहां पर जो है चावल यानी कि राइस उगाया जाता है। यहां पर राइस की खेती की जाती है, नंबर 1। इसके अलावा यदि हम देखें तो यहां पर बहुत ऐसे प्रकार के भी रहते हैं जो क्या होता है, जहां पर नमक बहुत ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन में रहता है, तो धीरे धीरे ये क्या करते हैं, नमक से अडेप्टेशन कर लेते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया सुंदरबंस, जिसमें सुंदरबंस में एक मुख्यतः प्रकार का जो पेड़ पाया जाता है उसे कहा जाता है सुंदरी ट्री, सुंदरी पेड़, ठीक है, ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है आखिरी कैटेगरी था जो हम प्राकृतिक वनस्पति के अंदर भारत में पढ़ते हैं। मुख्यतः हम कितने प्रकार से पढ़े? 5 कैटेगरी से पढ़े। इनकी जो जो कंडीशंस है वो हम ऑलरेडी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हम लोगों ने समझ समझ के लिखा है। जहां पर हमें किन किन एरियाज में पढ़ना है, सबसे पहले हमें क्षेत्र पता होना चाहिए, यानी कौन कौन से रीजन है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे, जिन कंडीशंस में मुख्यतः हम टेम्परेचर, तापमान और वर्षा के बारे में, पीपीटी यानी कि प्रेसिपिटेशन के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा हम कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस यदि उससे रिलेटेड है तो उनको हम डिस्क्राइब करते हैं, और प्रजातियां यानी कि स्पीसीज के बारे में भी वर्णन करते हैं। तो इसी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भी हमारा खत्म हो गया है। टिल देन आप सभी को रिवाइज करते रहिए। बहुत सारी ऐसी चीज होगी, यदि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आपको कुछ मुश्किल सामना करनी पड़ी हो, समझ में नहीं आ रही हो। एक बार वीडियो दोबारा देखिए यदि समझ में नहीं आ रहा है तो। उसके बाद भी समझ नहीं आता तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं पर्सनली आपको और ज्यादा टाइम दे दूंगा। और किसी भी तरीके की सहायता चाहिए तो प्लीज मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।